पहुँचे हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं, जो आपके पेपर 2 के एग्ज़ाम्स के अंदर, पेपर 2 में एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है प्रोग्रामिंग का, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होता है। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस के भी पोर्शंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में एक 15 मार्क्स का, कंफर्म 15 मार्क्स का आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक 15 मार्क्स से एक लॉन्ग प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है। जैसे पुराने सिलेबस में प्री रिलीज मटेरियल्स हुआ करते थे, प्री रिलीज मटेरियल हुआ करते थे पुराने सिलेबस के अंदर, ठीक है, 20 मार्क्स का होता था वो, ठीक है। उसमें ये होता था कि आपको ना एक पूरा प्रोजेक्ट दिया जाता था, आपके एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले, 3 महीना पहले आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता था। वो प्रोजेक्ट में 3 टास्क होते थे और तीनों टास्क आपस में एक दूसरे के साथ मैच करते थे, एक प्रॉपर एक सिचुएशन के एक सॉफ्टवेयर से डेवलप करना होता था। तो वो एग्जाम में उसी सॉफ्टवेयर में से कुछ टास्क आपसे बनवाता था, थोड़ी सी चेंजिंग करके उसमें, यानी कि आपको वो टास्क प्रॉपरली खुद अंडरस्टैंड करने पड़ते थे। तो जो रह जाएंगे ना अभी, जिस तरह समझ लें कि प्रोग्रामिंग के जो उनसे प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 15 ये मार्क्स जिसके 15 होंगे, वो भी एक प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। उस प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है ना, वो हम जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये 2 सेक्शंस हैं हमारे डेटाबेसेस का और एक बूलियन लॉजिक वाला, लॉजिक गेट्स वाला, वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम जब पास्ट पेपर्स पे आएंगे, फिर हम प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये बात के नहीं। सो फिलहाल बात इस तरह की है कि हम डेटाबेस का आगाज करते हैं। डेटाबेस किसको बोलते हैं? ये कलेक्शन ऑफ डेटा इन सच अ वे दैट आप उसमें से किसी भी टाइम पे यू कैन रिट्रीव और एक्सट्रैक्ट द डेटा दैट मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट्स। इट इज सच अ सोफिस्टिकेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा। एक ऐसा डेटा की कलेक्शन है कि जिसके अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। वैल्यूज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट की सूरत में हो सकती है, या किसी भी फॉर्मेट में उसकी डेटा टाइप कोई भी हो सकती है। जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ते थे, रियल डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, इसी तरह से डेट है, ये सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर भी शामिल होते हैं। ये भी इसकी भी डेटा टाइप्स होती है। तो मुख्तलिफ डेटा जो सा है वो टेबल में आप स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ताकि उसको किसी भी वक्त आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर यूजर की रिक्वायरमेंट्स पे क्या हो रहा है, पूरा उतर रही है वो चीज़, यूजर की क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट्स में पूरा उतर रही है, तो उसमें से आप क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो a database is a structured collection of it is a structured collection of data. It is a structured collection of it is a structured collection of data that allows people to extract information according to their needs, या according to their requirements। ओ लेवल्स के अंदर हम सिर्फ सिंगल टेबल डेटाबेस को डिस्कस करेंगे। आगे जब आप ए लेवल्स में जाएंगे तो वहां पे जाके आपके पास मल्टीपल टेबल्स के रिलेशनल डेटाबेस डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें एक से ज्यादा टेबल्स जो है ना आपस में स्टडी किए जाते हैं। ओ लेवल्स के अंदर जस्ट 1 टेबल डेटाबेस डिस्कस किया जाएगा। टेबल्स क्यों यूजफुल होते हैं? बिकॉज आप देखें, या डेटाबेस क्यों यूजफुल होता है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये हम लोग पढ़ सकते हैं किस अंदाज में कि जी डेटाबेस हमारे पास एक तरह का सारा जो रॉ फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करके, ऑर्डर करके एक तरह से अपने पास स्टोर कर लेता है, और उसमें से जब भी किसी एक खास डेटा की रिक्वायरमेंट होती है या जरूरत होती है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके हमें दिखा देता है। और नाउ अ डेटाबेस could have millions of data values, millions of records in it, मिलियंस की तादाद में, इवन बिलियंस का डेटा भी हो सकता है। हम एक सर्च क्राइटेरिया लगाते हैं, हमें उसमें से एक लम्हे में क्या चीज डेटा हमारा हमें रिट्रीव होके मिल जाता है। इट इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जिसमें से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप इसके अंदर एक्सेस राइट्स भी दे सकते हैं मुख्तलिफ यूजर्स को, मुख्तलिफ किस्म के एक्सेस राइट्स। यानी कि जब आप डिफरेंट टेबल्स आप बनाते हैं, कुछ टेबल्स आप कुछ यूजर्स को दिखाना चाहते हैं, कुछ टेबल्स की वैल्यूज यूजर्स को दिखाना चाहते हैं, और टेबल्स की चंद वैल्यूज यूजर को दिखाना नहीं चाहते, तो वो कॉलम सिर्फ उससे हाइड होंगे, किसी और को दिखाना चाहें तो वो उसको दिखाया जा सकता है।
यानी कि जो डेटाबेस डिजाइन बनाता है, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो सा है, जिसने डेटाबेस का डिजाइन बनाया है, ये वो ऐसा डिजाइन बनाता है कि कुछ चीजें जो सी हैं वो सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दिखाई देनी चाहिए डेटाबेस में से, और कुछ चीजें जो उनकी ना अकाउंट्स ऑफिसर को दिखानी, मतलब वो देख सकता है टेबल्स में से। यानी कि कुछ कॉलम्स की या कुछ टेबल्स की एक्सेस जस्ट मुख्तलिफ लोगों तक होगी, तो एक्सेस राइट्स भी इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी वक्त आप इसके अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लम्हे बेस्ड अपॉन सर्टेन क्राइटेरियाज। अब इसमें एक ऑर्डर्ड अंदाज में डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नेम, असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एज, समझ आ रही बात है कि नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग एल्स, या असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू या दो एरिया की, जहां पे रेजिडेंशियल एरिया की प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो सिर्फ एक क्राइटेरिया लगता है, उससे पूरा टेबल क्या होता है, दोबारा से अपनी फॉर्मेशन चेंज कर जाता है। ठीक है, बात करें। सो इफ एनी चेंजेस और एडिशंस आर मेड इट ओनली हैज टू बी डन वंस। डेटा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, हर जगह पे जाके टेबल में चेंजेस नहीं करनी पड़ती है। एक दफा आपने चीज चेंज की, हर जगह जाके वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं डेटाबेसेस? हमारे जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नादरा, नेशनल डेटाबेस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो सी है, NAD फॉर डेटाबेस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसमें सोचे कितने लोग होंगे, मिलियंस ऑफ पीपल, उनका मुख्तलिफ किस्म का डेटा उसके अंदर क्या है, सेव्ड है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? यानी कि जो लोग डिजीज्ड हैं, फोत हो चुके हैं, उनका भी डेटा मौजूद होगा। ठीक है, अलाइव जो है भी जिंदा हैं, जो पैदा हो चुके हैं और वो नादरा के साथ अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, उनका डेटाबेस भी मौजूद होगा। तो कहा जा सकता है कि जो डेटाबेस है वो मुख्तलिफ स्कूल्स में, इवन हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, समझ आ रही बात है कि नहीं, इवन जो हमारे क्या नाम है इसका, ये जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी होती है, उनकी जो इमिग्रेशन का विंग है, उसके पास हमारी डिटेल्स होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस के पास हमारी डेटाबेस की सूरत में डिटेल्स होती है कि हमने कहाँ कहाँ कब कब ट्रेवल किया था। हम जब जाते नहीं है, तस्वीर बनवाते हैं उनके काउंटर पे जाके, ठीक है, वो जो हमारी पासपोर्ट लेके स्कैन करके तस्वीर बनाता है, उसका पूरा एक डेटाबेस बन रहा होता है हर एक शख्स का, कि ये किस तारीख को कहाँ गया था और वापस कब आया। ये सारा डेटाबेस उनके पास टेबल में क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल हो सकता है ये। इसी तरह से लाइब्रेरीज में इस्तेमाल हो सकता है, किसी एक शॉप के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कैश काउंट, ये जो सुपर स्टोर्स होते हैं, सुपर स्टोर्स जहाँ पे आप लोग नहीं चीज़ें वगैरह ग्रोसरी करते हैं, ठीक है, वहाँ पे चीज़ स्टोर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो booking.com वाला जो होटल रिजर्वेशंस होती हैं, वहाँ पे फ्लाइट बुकिंग्स, एयरपोर्ट्स के ऊपर इस्तेमाल, डेटाबेस हर जगह यूँ समझ लें कि ऑर्गेनाइज अंदाज में चीज़। इवन जो आपका रेल नेटवर्क है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, ट्रेन का जो नेटवर्क है, बसेस का जो नेटवर्क है, उनकी तमाम डिटेल्स, कब एक बस ने आना है, कब जाना है, कौन सी ठीक है, किसका ड्राइवर है, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल हो सकती है बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस। समझ रहे मेरी बात है कि नहीं? फैक्ट्रीज नहीं होती जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती, बॉटल्स बनाती हैं, जो सिर्फ बोतलें बनाती हैं, उनके अपने पूरे पूरे डेटाबेस होते हैं। अब इसी तरह से कोई स्पेयर पार्ट्स की कोई फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, उसको पता होगा कि कौन से स्पेयर पार्ट किस वेयर हाउस में, कौन से वाली अलमारी के किस दराज में पड़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे, डेटाबेस में हैंडल कर रहा होता है उसको। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? सो उन्होंने अपने पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे होते हैं प्रॉपर्ली, ताकि उनको किसी चीज़ में मुश्किल ना हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? So databases, they are very useful in many different aspects. So when we talk about a database, we'll discuss single table database. Database जैसे नहीं तो एक होता है एयरबेस, सुना है ना एयरबेस, जहाँ पे आपका वो जो जहाज आके खड़े होते हैं, क्या वो रैंडमली खड़े होते हैं या बड़े ऑर्गेनाइज अंदाज में? कभी आप अगर जहाज़ों को अगर ऊपर से देखें ना, जैसे वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होते हैं, तो दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड पार्क्ड, उनको एंकर किया जाता है बड़े एक ऑर्गेनाइज अंदाज के अंदर। ठीक है बात, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ एयरप्लेन्स, बड़ा ऑर्गेनाइज अंदाज में। छोटे साइज के मुख्तलिफ उनके एंकर्स होते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं उनके अलग होते हैं। ठीक है, जो जंबो जेट्स होते हैं उनकी अलग जगह होती हैं, क्योंकि उनके विंग्स बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? उनकी बाकायदा उसको एयरबेस, तो हम जब जिस चीज़ की डेटाबेस बोलेंगे जिस चीज़ को, तो डेटा एक ऑर्गेनाइज अंदाज में स्टोर किया जाएगा। अब बहुत ही वास्ट किस्म का डेटा हो, तो आप पूरे मिलियंस ऑफ डेटा में से किसी एक खास डेटा को अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। एक ही खास डेटा, आप उसको एक यूनिक आईडी असाइन कर दें,
हर एक डेटा को क्या कर दें, एक यूनिक आईडी असाइन कर दें, उसको उसके नाम से ना बुलाएं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी क्लास में अगर बोलूं जी इब्राहिम हाथ खड़ा करें, इब्राहिम हाथ खड़ा करें, 1 2 3 लोगों ने इब्राहिम, चौथे ने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो अब सोचे मैं अगर आप लोगों को रोल नंबर असाइन कर देता हूं, इब्राहिम तो नाम सेम हो सकता है ना, मैं कहता हूं चलो जी जिसकी एज है 15 खड़ा हो जाए, तो बहुत से बच्चे हाथ खड़ा कर लेंगे। क्या ख्याल है जिसकी एज है 16 हाथ खड़ा कर ले? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? चलो जी जो DHA फेज 2 में रहता है हाथ खड़ा कर ले। ये तो कोई तरीका नहीं होगा सर्चिंग का, बहुत सारे लोग बीच में सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन खैर ये भी तरीका हो सकता है कि अगर हमें सिर्फ DHA 2 वाले लोग चाहिए तो उसमें भी क्राइटेरिया लग सकता है। बट अगर किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आपको ढूंढना है तो आपको यूनिक आईडी के थ्रू उसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना? किसके जरिए? यूनिक आईडी के जरिए आपको उसको सर्च करना पड़ेगा। ये तरीका भी है हमारे पास। तो जब हम एक उसकी बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे जी सिंगल टेबल डेटाबेस। टेबल किसको बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, collection of rows and columns, collection of rows and columns. Collection of rows and columns. कॉलम्स को यहां पर क्या कहा जाता है? फील्ड। क्या कहा जाता है? फील्ड। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? रोज को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड। यानी एक इंसान का रिकॉर्ड होगा तो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा ना। दूसरा क्या लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा? उसी के नीचे लिखा जाएगा। तो ये रिकॉर्ड, एक रो में एक रिकॉर्ड दिखाई जाती है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका? दूसरा रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? रिकॉर्ड क्या चीज है बच्चों? रो। और फील्ड क्या चीज है बच्चों? ये है कॉलम आपका। फील्ड है आपका कॉलम, रो है आपकी रिकॉर्ड। रो है आपकी रिकॉर्ड है। बात समझ आई कि नहीं आई? डेटा इसके अंदर होगा। अब सोचें, पहली वाली फील्ड है आपकी मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम, दूसरी है आपकी लास्ट नेम, यह है आपका एज, और यह है आपकी जेंडर। क्या ख्याल है? उजैर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम इस्लाम, एज क्या हो गई? 16, जेंडर क्या हो गया? बताए, शर्मा क्यों रहे? मेल, ठीक है। अब दूसरा रिकॉर्ड जी, ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है? उज़ैर इस्लाम ये आपकी है ना। अगली इंफॉर्मेशन, इब्राहिम फर्स्ट नेम, राव, और आपकी जो एज है और जेंडर है मेल, ठीक है। अगला आ गया अहमद इमरान। अहमद इमरान 16, मेल, पक्का? चले जी, ये क्या हो गया? ये रिकॉर्ड नंबर 1, ये रिकॉर्ड नंबर 2 हो गया, और ये हो गया रिकॉर्ड नंबर 3 हो गया। ये हो गया रिकॉर्ड नंबर 3 हो गया। अब एक बात देखें जरा, हर रिकॉर्ड में एक मुख्तलिफ शख्स की इंफॉर्मेशन है ना? हर रिकॉर्ड में एक मुख्तलिफ शख्स की इंफॉर्मेशन है, ऐसा ही है कि नहीं? और हर कॉलम के अंदर क्या है? सारों की फर्स्ट नेम लिखी हुई है। सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है? सारों का लास्ट नेम लिखा हुआ है। क्या इस एज वाले कॉलम में मैं रैंडम, मतलब
पहले मैं अंग्रेजी में लिख दूं, फिर मैं डिजिट में लिख दूं, फिर मैं अंग्रेजी में ऐसे लिख सकता हूं? नहीं। अब नोट करें, कॉलम की जो डेटा टाइप है वो सारी की सारी क्या चल रही है? सेम चल रही है। कॉलम की डेटा टाइप क्या है? सेम। इसी तरह इस वाले कॉलम की डेटा टाइप क्या है? बूलियन। क्यों? ट्रू फॉल्स थोड़ी चल रहा है, एक कैरेक्टर होगा ना इसका, ठीक है। एज की क्या डेटा टाइप चल रही होगी? इंटीजर, नंबर बोलते हैं इसमें। लास्ट नेम की क्या चल रही है? स्ट्रिंग चल रही है, यानी टेक्स्ट चल रहा है। फर्स्ट नेम की भी क्या चल रही है? तो जब रिकॉर्ड को देखा जाता है तो एक रिकॉर्ड के अंदर डेटा टाइप्स कैसी है? डिफरेंट है। लेकिन कॉलम में डेटा टाइप क्या होती है? सेम होती है। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो एक रिकॉर्ड के अंदर की जोन से उसके कॉलम्स होते हैं, उनकी डेटा टाइप्स मुख्तलिफ होती है। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? अब जब एएस में जाएंगे तो ये भी एक डेटा टाइप बन जाएगा। रिकॉर्ड विल आल्सो बी अ डेटा टाइप। रिकॉर्ड क्या बन जाएगा? डेटा टाइप बन जाएगा। फिर एक रिकॉर्ड, लेकिन उस रिकॉर्ड में देखना फिर जो वैल्यूज होंगी सारी क्या होंगी? मुख्तलिफ डेटा टाइप्स कैरी कर रही होगी वो रिकॉर्ड। जैसे आपकी डेटा टाइप क्या थी प्रोग्रामिंग में? स्ट्रिंग थी, इंटीजर, बूलियन, कैरेक्टर, रियल, सारी थी ना। एक और आ जाएगी रिकॉर्ड की, लेकिन वो रिकॉर्ड क्या होगा? वो बिल्ट इन नहीं होगा, वो क्या होगा? यूजर डिफाइंड। हम डिफाइन करेंगे उसको कि मेरे रिकॉर्ड में इस वक्त 2 स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? तो एएस में जाके आप पढ़ लेंगे। तो खैर फिलहाल यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं कि आगे इंशाल्लाह हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, डिफरेंट इसकी जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी वाली हैं वो भी लिख लें। डेटा टाइप्स इसकी एक है टेक्स्ट होती है पहली डेटा टाइप। अच्छा, इसमें आप लोग स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि डिफरेंट है ये, ठीक है, टॉपिक ही डिफरेंट है। या तो इसको टेक्स्ट बोलते हैं या तो अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में पता है सारी चीजें आ जाती है, टेक्स्ट भी आ जाता है और उसके अलावा कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। फिर इसकी जो दूसरी डेटा टाइप होती है कैरेक्टर बोलते हैं, जहां पे आप प्रोग्रामिंग में इसको 4 बोलते थे। फिर इसके बाद आ जाती है इसके बाद बूलियन आ जाती है। फिर आ जाती है इसके बाद इंटीजर। फिर आती है इसके बाद रियल, और एक आखिरी आ जाती है डेट या टाइम। यस, वो रियल है। वो क्या है? रियल है, ठीक है। वो एक खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट होता है। पाइथन में फ्लोट इस्तेमाल होता है, C++ में फ्लोट इस्तेमाल होता है, जावा में फ्लोट इस्तेमाल होता है, विजुअल बेसिक के अंदर रियल इस्तेमाल होता है। तो ये सूडो कोड में हम फ्लोट नहीं लिखते होते, ठीक है। सूडो कोड का जो लफ्ज है डेटा टाइप का वो रियल है, या जो होल नंबर्स उसके लिए इंटीजर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो इंटीजर, अब मैं बता देता हूँ जो टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक है, ये इनफैक्ट इट कैरीज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है बात के नहीं। अब इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर ओनली। बूलियन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, ये भी हो सकता है, और यस और नो भी हो सकता है इसमें, इवन 1 और 0 भी हो सकता है, 1 और 0 भी हो सकता है।
इंटीजर्स में क्या होता है? होल नंबर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। रियल में क्या होता है? डेसिमल नंबर होता है इसके अंदर। ये अच्छा, एक और चीज, टेबल के अंदर जितनी भी इसके इतने इसके जो कह लें कि कॉलम्स होते हैं, हर रिकॉर्ड के सेम नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि उज़ैर इस्लाम के मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं और इब्राहिम राव के लिए 3 कॉलम्स हैं। सब रिकॉर्ड्स के लिए इक्वल नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी। मैं, आप नोट करें, मैं अल्फाज रोज एंड कॉलम्स नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल डेटाबेस के हिसाब से बात अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। तो हर रिकॉर्ड के लिए इक्वल नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी। समझ आ रही कि नहीं? तो डेटा टाइप्स किसकी होती है? रिकॉर्ड की होती है या फील्ड की होती है? फील्ड की होगी। डेटा टाइप किसकी होगी? फील्ड की होगी। अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली तो कोई डेटा टाइप कैरी नहीं हो रही, वर्टिकली कॉमन सेम डेटा टाइप कैरी हो रही है। आप अगर यहां पर देखें, इन सब की सेम, इसकी भी सेम डेटा टाइप है, इसकी भी सेम डेटा टाइप है। पूरे कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज है, मतलब आप सबसे पहले इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दे, इनकी डेटा टाइप्स क्या कर दे? डिफाइन कर दे, तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्या कर दे? इनकी डेटा टाइप्स डिफाइन कर दे तो आसान हो जाएगा। पूरे के पूरे कॉलम में वही डेटा टाइप कैरी हो रही होगी। तो जब आप एक टेबल बना रहे होते हैं तो बनाने से पहले हम उसको उसका फॉर्मेट बता देते हैं कि जी कि ये टेबल है, ये वाली फील्ड होगी, ये फील्ड होगी, ये फील्ड होगी, ये फील्ड होगी, इसका डेटा टाइप ये होगा, इसका डेटा टाइप ये होगा, इसका डेटा टाइप ये होगा और इसका डेटा टाइप ये वाला होगा। ठीक है ये बात के नहीं? ये हम पहले ही बता देते हैं उसको। तो जितनी भी रिकॉर्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं, हर रिकॉर्ड की सेम डेटा टाइप्स कैरी हो रही होती है, सेम फील्ड्स होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और जेंडर। अच्छा, अब अगर मैं एक पूरे टेबल के अंदर जिसमें इस वक्त कितनी वैल्यूज हैं, दिखने में तो कितनी नजर आ रही है? 3, लेकिन अगर देखा जाए इसमें तो बहुत सारी डिफरेंट भी डेटा टाइप्स, डिफरेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अगर इस पूरे टेबल में से किसी एक रिकॉर्ड की जरूरत है हमें, किसी एक रिकॉर्ड की जरूरत है हमें, तो हम क्या करेंगे? उसको सर्च करेंगे ना, उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए 3 रोज है, बहुत आसान है सर्च करना। व्हाट अबाउट 3000 रोज अगर होती? इब्राहिम बहुत ज्यादा दफा आ जाता, उजैर बहुत ज्यादा दफा आ जाता, अहमद बहुत ज्यादा दफा आ जाता। तो ये कभी भी बेहतर तरीका ना होता कि जी मुझे अहमद को तलाश करना है पूरे डेटाबेस में से, तो पूरे टेबल में मुझे अहमद को तलाश करना है, पूरे टेबल में मुझे उजैर को तलाश करना है, मुझे पूरे टेबल में मिसाल के तौर पे इब्राहिम को तलाश करना है। तो कभी भी आइडिया अच्छा ना होता। बात समझ आ रही कि नहीं? तो हमें हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, एक और एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा, एक और एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि यूनिक आईडी के नाम से बनाएंगे हम। यानी हर रिकॉर्ड को एक आईडी असाइन कर देंगे और वो आईडी दोबारा किसी के साथ मैच नहीं करेगी। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? वो आईडी दोबारा किसी के साथ मैच नहीं करेगी। सही है ये बात कि नहीं? अब ऐसे कॉलम को हमारे पास ना, हम उसको ऐसे कॉलम को क्या बोलते हैं? प्राइमरी की, प्राइमरी की, या इसको कहा जाता है की फील्ड। प्राइमरी की या की फील्ड कहा जाता है। की फील्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है हर रिकॉर्ड को पूरे डेटाबेस में, क्योंकि हर रिकॉर्ड का एक अपना आईडी नंबर होता है। ठीक है, सो अब लिख ले, इट इज सच अ फील्ड this field identifies
each record uniquely in a database. This field identifies each record uniquely in a database. This field identifies each record uniquely in a database. क्लियर है ये बात क्या नहीं? This field identifies each record uniquely in a database. एक database में uniquely identify करवाती है. It could be an ID, ठीक है, कोई ID हो सकती है, कोई रोल नंबर हो सकता है, कोई सीरियल नंबर हो सकता है, कोई ऐसा नंबर जो कभी भी दोबारा किसी और रिकॉर्ड को ना अलॉट किया जाए. ठीक है. A value once given to a record will never be given to anything else. A value once given to a record, given या used कह सकते हैं, used in a record, given to a record will never repeat itself. Will never repeat itself. All values in the primary key field will be completely unique. बिल्कुल क्या होंगी वो? यूनिक होंगी. ऑल वैल्यूज इन द प्राइमरी की फील्ड विल बी कंप्लीटली क्या चीज बच्चों? यूनिक होंगी. समझ आ रही बात ये? जैसे यहां पर अगर हम देखें, अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्राइमरी की टू बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इट कैन बी इवन ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, इट कैन इवन इन बिटवीन, और इट कैन इवन बी ऑन द राइट मोस्ट साइड. इट कैन बी एनीवेयर इन अ डेटाबेस. मोस्टली यू विल सी इट ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड. ठीक है. लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो आई डोंट वांट टू रिमूव दिस. सो इट इज बेटर कि मैं इसको यहाँ से रिमूव करके इधर क्या कर लूँ, एक एडिशनल कॉलम बना लूँ. बेहतर मेरे लिए ये है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी ये हो गया हमारा, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग? स्टूडेंट आईडी. क्या लिख लेते हैं? स्टूडेंट आईडी के नाम से. ठीक हो गया. तो स्टूडेंट आईडी के लिए स्टूडेंट आईडी क्या होगा इसका? CS001. इसका क्या हो गया? CS002, CS003. ठीक है, CS003. और ये क्या करता रहेगा? चलता जाएगा नीचे. ये बात याद रखें, ये वैल्यूज जो सी फर्स्ट नेम लास्ट नेम की, ये दोबारा मैच कर सकती हैं बच्चों. इसी कॉलम के अंदर इस्लाम दोबारा आ सकता है, राव दोबारा आ सकता है, इमरान दोबारा आ सकता है, उजैर दोबारा आ सकता है फर्स्ट नेम में, अहमद दोबारा आ सकता है. एज देखें रिपीट हो रही है, जेंडर्स भी रिपीट हो सकते हैं. लेकिन ये जो स्टूडेंट आईडी है ये रिपीट नहीं होगी. ये वाली जो सी जगह है, ये वाली आप लिखेंगे ऑल वैल्यूज आर यूनिक, सो इट इज क्या चीज? सो इट इज प्राइमरी की. ठीक है. स्टूडेंट आईडी क्या है? या ऑब्वियसली ये भी फील्ड है पूरी, इसीलिए तो उसका नाम दिया गया है, की फील्ड. यहां पे भी मैंने यही लिखा हुआ है कि दिस फील्ड, प्राइमरी की का मैंने लिखा हुआ है, दिस फील्ड आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस. फील्ड याद रखिए, कॉलम्स को कहा जाता है रिकॉर्ड. आर फॉर रो. ठीक है. सो ये जो है ना, ये किसके लिए है? रो. और डेटा हमेशा कैसे लिखा जाता है? कैसे? रो वाइज. डेटा कैसे लिखा जाता है? रो वाइज लिखा जाता है. ठीक है बच्चों. 2D अरे में डेटा टाइप एक जैसी होती है. अरे की जो डेटा टाइप है वो हमेशा कैसी है? एक ही जैसी है. जैसे 1D अरे आप बनाते हैं ना,
1D अरे में पूरे के पूरे नम मार्क्स की आप बना रहे थे, तो मार्क्स की डेटा टाइप क्या थी? सेम थी या डिफरेंट थी? सारों की डेटा टाइप सेम थी। हाइट की डेटा टाइप सेम, हाइट 1 से लेके हाइट 1000 तक सबकी डेटा टाइप सेम। इवन 2D अरे में भी क्या होता है, इंडेक्स नंबर 1,1 से लेकर 4,4 तक सारों की डेटा टाइप एक जैसी होती है। तो अरेज में यह है कि सेम डेटा टाइप्स कैरी होती है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? जो रिकॉर्ड की अरे है वो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे ए लेवल्स के अंदर जाके। तो अभी रिकॉर्ड तो पढ़े ही नहीं, प्रोग्रामिंग में तो रिकॉर्ड हमने नहीं पढ़ा, हमने तो सिर्फ अरे तक आके बात खत्म कर दी थी। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक कि नहीं? सो देखा जाए ना, प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो डेटा टाइप्स होते हैं सिर्फ 5 नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी डेटा टाइप्स होते हैं। 5 तो बिल्ट इन है ना, जैसे नहीं आपके इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। क्या इंग्लिश के वर्ड्स खत्म हो गए? वो तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को मिलाएं तो नए नए वर्ड्स बनते जा रहे हैं। इवन अभी भी नए नए वर्ड्स डिक्शनरी में क्या हो रहे हैं? ऐड होते जा रहे हैं। हो रहे क्या? ऐड नहीं हो रहे? रेगुलर बेसिस पे। जैसे कभी एक लफ्ज था फंटास्टिक और एक लफ्ज था फेब्युलस, लोगों ने इसको फंटेबुलस बना दिया है। ये वर्ड है, एक पूरा नया वर्ड डिक्शनरी में, फंटेबुलस। कि फंटास्टिक भी है और फेब्युलस भी है, तो फंटेबुलस। ये बड़ा लफ्ज है, आपको तो फनी लग रहा होगा, बट इट इज अ वर्ड। ठीक है, क्यों समीर? फंटेबुलस लफ्ज है ना, ठीक है। तो ये फंटास्टिक एंड फेब्युलस को मिक्स करके फंटेबुलस बना दी। आप जनरेशन जी वाले तो पता नहीं कितने लफ्ज आप उसमें ऐड करवा देंगे। रिसेंटली कोई निकाह हुआ है किसी लड़की का, तो उससे निकाह ने ख्वान ने पूछा कि जी कबूल है? उसने कहा जी फॉर रियल। तो उसने फिर कहा कबूल है? कहती है फॉर रियल। तो उसने 3 दफा कहा कबूल है? कहती है फॉर रियल। तो आपके जो वर्ड्स है ना वो चेंज होते जा रहे हैं। तो फॉर रियल विल बी एडेड इन द डिक्शनरी एज कबूल है। ठीक है इब्राहिम नूर, फॉर रियल। सो सुनियो, तो आप लोगों की डिक्शनरी अभी और इवॉल्व होनी है। तो वर्ड्स का मतलब मैं समझा रहा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 5 डेटा टाइप्स क्या है? 5 डेटा टाइप्स आपकी बेसिक है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी डेटा टाइप्स ऐसी हैं जो प्रोग्रामर वक्त के ऊपर खुद बनाता जाता है अपनी मर्जी से। उसको जो जरूरत होती है ना उस हिसाब से अपनी न्यू डिफाइन कर लेता है डेटा टाइप। मेरी मर्जी में ऐसी डेटा टाइप इस्तेमाल करूंगा, तो उसको चॉइस दी गई है, करें। क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बने हैं, ये 5 डेटा टाइपों ने सारा काम नहीं किया हुआ। बहुत सारे डेटा टाइप्स यूजर ने खुद भी बनाए हैं इन्हीं की मदद से। तो ये एज एन अल्फाबेट्स वाली बात है कि अल्फाबेट्स हमें दे दिए गए और हम उनको मिक्स करके जो उनसे ना नए नए वर्ड्स बनाते जा रहे हैं। तो वर्ड्स जितने मर्जी बनाए प्रोग्रामिंग में, इसकी इजाजत है आपके पास। तो जो न्यू कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आप देखते हैं तो सिंपल इनसे नहीं बनेगा, और भी डेटा टाइप्स यूजर ने खुद डिफाइन करके बनाना शुरू कर दिए। तो अरेज की बात थी, अरे के अंदर सिर्फ सेम डेटा टाइप इस्तेमाल होती है। रिकॉर्ड जो हम खुद बनाएंगे ना उसमें हम डेटा टाइप अपनी मर्जी की डालेंगे, उसकी अरे भी बनाएंगे, उसकी सब कुछ करेंगे। तो एक जनरल लेआउट है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे ए लेवल्स में जाके। ठीक है, यहां तक बात किसको समझ नहीं आई? आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई है। जी बताएं बच्चों, क्लियर हो गया? इवन आपको एक बात बताऊं, हमारे ए लेवल्स के अंदर डेटाबेस का भी एक प्रॉपर सेक्शन है, प्रॉपर सेक्शन नंबर 8 है वहां पर, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, सो प्राइमरी की फील्ड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर हैं। फील्ड किसको बोलते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होती हैं, प्राइमरी फील्ड क्या होती है, टेबल क्या होता है, फिर इस टेबल में से किसी एक डेटा को, खास डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, वो भी हमारे ए लेवल्स में शामिल है। तो आप ओ लेवल्स पढ़ लें, ए लेवल्स वैसे ही यूं समझ लें, कंप्यूटर्स का ए लेवल 80-85% आप पहले से ही सॉल्व कर बैठेंगे। 80-85% आपका पहले से ही सॉल्व हुआ होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपकी ओ लेवल्स अच्छी की भी है ना, तो आपका ए लेवल्स कंप्यूटर का बहुत सुकून से चिल तरीके से गुजरेगा। ठीक है, खैर, क्योंकि सारी बातें वहां पर भी हैं। अब हम आते हैं जरा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की तरफ। अच्छा, डेटाबेस को हैंडल करने के 2 तरीके हैं। डेटाबेस को हैंडल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है प्रोग्रामिंग के जरिए। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग नहीं है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट अ प्रोग्रामिंग। ये जब आप इसका शक्ल देखेंगे तो आप बोलेंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा आसान है, प्रोग्रामिंग से बहुत ज्यादा आसान है, बट इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूजर एंड द डेटाबेस। उस सॉफ्टवेयर के साथ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ यूजर की कम्युनिकेशन कमांड्स के जरिए। किसके जरिए? कमांड्स के जरिए। अच्छा, एक तो तरीका यह है सॉफ्टवेयर के साथ
इंटरेक्ट करने का। दूसरा तरीका होता है माउस को लेके क्लिक करने वाला। दूसरा तरीका क्या है? माउस को लेके आइकन्स को चूज करना। जैसे आप में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसने यूज किया हुआ है? ओके, कुछ ऑप्शंस आप लोग करते हैं माउस के साथ, वही ऑप्शंस जो सी हैं अगर आप उसके फंक्शन बार में जाके लिखें वहां से भी तो हो सकती है ना। आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, उसका आपको सिंटैक्स याद करना पड़ता है। सिंटैक्स याद करना पड़ता है फॉर्मूला में, लाइक A1 कॉलन A2 ब्रैकेट में क्लोज करके सम लगा दें तो वो उनको प्लस कर देगा। आपको फंक्शंस उसको याद कर लें, वो भी एक आपको इंटरेक्ट करने का तरीका है ना सॉफ्टवेयर के साथ। समझ आ रही मेरी बात? दूसरा तरीका क्या है? माउस पकड़े, कोई फंक्शन किसी को नहीं आता, उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो नहीं आती, उसको फॉर्मूलाज नहीं आते, वो आइकन्स और माउस क्लिक के जरिए वो चूज कर सकता है। समझ आ रही बात? पॉइंट क्लिक के जरिए कर सकता है। हम लोग इस वक्त पॉइंट क्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे? स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। क्वेरी, हम जो एक स्टेटमेंट उसको पास करते हैं ना, उसको हमारी दुनिया में कहा जाता है क्वेरी। और उस क्वेरी को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है बाय द सॉफ्टवेयर। उस क्वेरी को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है बाय द सॉफ्टवेयर, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, जो एक पूरी लैंग्वेज है जो इस पूरे चीज की सपोर्ट हमें प्रोवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। बच्चों क्लियर होगी मेरी बात? करें। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर राइटिंग, एडिटिंग, रिट्रीविंग कमांड्स, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। लिख ले अपने पास, इट इज अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर राइटिंग, it is a standard query language for writing, structured query language for writing, script to obtain useful information from a database, for writing scripts to obtain useful information from a database, SQL script के अंदर क्या होता है? SQL script involves series of different commands which are used for different purposes. Series of different commands are used for different purposes. अच्छा, इसमें ना डेटाबेस में जो डेटा वैलिडेशन के चेक्स है ना, वो ऑटोमेटिकली लगे हुए होते हैं इसके अंदर। जैसे नहीं वो जो फॉर्मेट चेक आपने लगाया, रेंज चेक, लेंथ चेक, ठीक है, प्रेजेंस चेक, ये सारे चेक जो उनसे ना डेटाबेस में पहले से लगे हुए थे, जो हम लोग प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी सीख चुके हैं। समझ आ रही मेरी बात? क्या नहीं? जी बच्चों, यहां तक बात समझ आ रही है? सीरीज ऑफ कमांड्स हैं इसके अंदर दैट परफॉर्म गिवन टास्क। मुख्तलिफ कमांड्स हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। सेलेक्ट हो गया फ्रॉम, वेयर, काउंट, ऑर्डर बाय, सम,